हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के करंट अफेयर सीरीज में हम कुछ आर्टिकल्स के साथ आए हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स आज हम इस क्लास के थ्रू देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है विच शोज कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल देखने वाले हैं। तो जिन आर्टिकल्स पे आज का फोकस रहेगा, सबसे पहला है वेनेजुएला क्राइसिस। ओके, जो अभी रीसेंट यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया है और वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड इट इज रिलेटेड विद जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, एज वेल एज इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 ग्लोबल एथिक्स। ग्लोबल एथिक्स के अंडर भी ये टॉपिक्स कवर किया जा सकता है, जिसमें हम एथिकल कंसर्न्स भी स्टडी कर सकते हैं कि ये जो एक्शन यूएसए के द्वारा लिया गया है इसमें क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, क्या एथिकल क्राइसिस है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेजेडी एंड फार्स, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सेम थिंग। ओके, वेनेजुएलन क्राइसिस से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेट करता है। नेक्स्ट इन द सेम रिगार्ड इज वेनेजुएला क्राइसिस अनलाइकली टू हिट इंडिया। ओके, इंडिया पे जो वेनेजुएला का क्राइसिस अभी चल रहा है उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो सेम जीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 वुंडेड टाइगर एंड इट इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट प्लेसेस इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड रहेगा टॉपिक। हाई एंड ड्राई, it is related with social issues and economy. okay, economy से related रहेगा ये। गिग वर्कर से रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी जो अभी हाल ही में नए लेबर कोड्स आए हैं उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, इसके बाद अगला आर्टिकल है सिक्योरिटी कैंप्स, द गेम चेंजर इन द माओइस्ट हिट एरियाज। ओके, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो माओइस्ट एरिया है, ओके, इन माओइस्ट एरियाज में सिक्योरिटी कैंप्स के क्या फायदे रहे और क्या नुकसान रहे। इसके बाद इंडिया लूजेस 0.4% ऑफ इट्स जीडीपी बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। जीएस पेपर 3 नेचुरल डिजास्टर। इकोनॉमी, बिकॉज इट इज शोइंग द इंपैक्ट ऑन जीडीपी ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये चीजें आज हम देखेंगे। ओके, सो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। The first 3 articles are related with each other. पहले जो 3 आर्टिकल हैं हम उन्हें एज एन इंटीग्रल होल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज देखते हैं कि हम हेडिंग्स को एनालाइज करेंगे। ओके, हेडिंग्स क्या है। वेनेजुएला वाइस प्रेसिडेंट टू टेक ओवर एज मदुरो हेल्ड इन यूएस जेल। हुआ क्या है, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, ओके, निकोलस मदुरो, उन्हें यूएसए ने अरेस्ट कर लिया है, उन्हें अलोंग विद हिज वाइफ। ओके, उन्हें और उनकी वाइफ को, दोनों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया है, साइटिंग द रीजन दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी। यूएसए ने जो कारण दिया है वो दिया है कि ये जो इनका अरेस्ट किया गया है वो नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी की वजह से किया गया है। ओके, नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, कि ये दोनों लोग इन्वॉल्व हैं इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग में। ओके, ड्रग ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ये यूएसए में, इसलिए इन्हें अरेस्ट किया गया है। ये कंसर्न था, ओके, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया है। साथ ही यहां पर इंडिया कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ वेनेजुएलेंस। ठीक है, इस हादसे के, इस घटना के बाद इंडिया का बयान सामने आता है और इंडिया ने कहा है कि इंडिया को कंसर्न है वेनेजुएला के लोगों पर, वेनेजुएला के जो सिविलियंस हैं उनके लिए कंसर्न शो किया गया है यहां पर। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया ने यूएसए का साइड नहीं लिया है, तो ये एक एथिकल डिसीजन रहा है। ठीक है, जहां पर गलत चीज का साथ ना देकर सही चीज के साथ खड़े रहना, ये इंटेग्रिटी को शो करता है। तो यहां पर ये जो आर्टिकल है, ओके, इंडिया कंसर्न्ड फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ वेनेजुएला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहां से ये प्योर शो हो रहा है कि एथिकल इंटेग्रिटी इंडिया ने किस तरह से, इसका एक परफेक्ट उदाहरण दिया है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी एथिकल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना
कितना इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने उस चीज का एक एग्जाम्पल सेट किया है। इसके साथ ही वेनेजुएला क्राइसिस अनलाइकली टू हिट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेनेजुएला की लोकेशन के साथ कि वेनेजुएला लोकेट कहां पर है और उसके ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वेनेजुएला है, दिस इज वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल है कैराकस। कैराकस कैपिटल है। ठीक है, इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सराउंडिंग कंट्रीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें यहां पर, तो तीन कंट्रीज के साथ ये अपना बॉर्डर साझा करता है। कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना। तो ये जो तीन नेशंस हैं, इनके साथ वेनेजुएला अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तीन नेशंस कौन कौन से हैं? कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना। कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना, इन तीन नेशंस के साथ वेनेजुएला अपना बॉर्डर शेयर करता है। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर एनालाइज किए हो, तो जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था तब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से देश यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्रीज हैं, बॉर्डरिंग नेशंस हैं यूक्रेन के। सो द सेम कैन बी रिपीटेड विद रिस्पेक्ट टू वेनेजुएला। जब ये वेनेजुएलन क्राइसिस हुए हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें समझना, याद रखेंगे वेनेजुएला की सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं? कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना। कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना, ये तीन सराउंडिंग नेशंस हैं। किसके? वेनेजुएला के नेशंस हैं। कैराकस कैपिटल है वेनेजुएला की, और यहां पर इस तरफ ये कैरिबियन सी में ओपन होता है। इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, ये समुद्र का एक्सेस है, इसे कैरेबियन सी में जाकर ये खुलता है। ठीक है, अब यहां पर जो कंटेक्स्ट हुआ है, जो पूरी चीज हुई है, उसमें यूएसए ने क्या हवाला दिया है, अगर उस चीज को समझे अमेरिका के रीजंस क्या है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहां पर यूएसए है। ठीक है, ऊपर यूएसए है, यहां पर वेनेजुएला है। अब हुआ क्या, यहां से वेनेजुएला के आर्म्ड फोर्सेस आते हैं, यूएसए के आर्म्ड फोर्सेस आते हैं। ठीक है, और यहां इस सोवरेन नेशन में, एक सोवरेन कंट्री में घुसते हैं और वहां के हेड ऑफ द स्टेट को अरेस्ट कर लेते हैं अलोंग विद हिज वाइफ, और उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं अपनी जेल में। ठीक है, तो यहां पर ये एथिकल का ब्रीच, जो एथिक्स की ब्रीच दिखाई गई है, वो शो करी गई है यूएसए की तरफ से यहां पर, कि किस तरह से एक देश अपनी डोमिनेंस को, अपनी इंपीरियलिस्टिक पावर को शो करने के लिए किस तरह से एक सोवरेन कंट्री में घुसता है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर और वहां के लीडर को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी यूएसए ने क्या किया होगा, यहां पर इनका जो भी साइबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, साइबर जिस भी तरह से यहाँ की जो इंटेलिजेंस है उसको पहले ही हैक कर लिया होगा। ठीक है, हैक करने के बाद, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कंट्री है उसे पता ही ना चला हो कि कोई दूसरी कंट्री उसमें एंटर कर रही है। ठीक है, ऑलरेडी वहां का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम, उसको हैक कर लिया होगा। अब यहां पर यूएसए ने क्या रीजन दिया है, यूएसए's रीजंस, यूएसए ने क्या रीजंस दिए हैं कि उन्होंने ये क्यों किया है। ये जो इंसिडेंट घटना हुई, उसके पीछे यूएसए कह रहा है, सबसे पहला नार्को टेररिज्म। ठीक है, नार्को टेररिज्म की बात कर रहा है यूएसए। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला की वजह से इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, नार्को टेररिज्म फैल रहा है वेनेजुएला की वजह से, दे आर इन्वॉल्व इन नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, इस वजह से, ठीक है, यूएसए को ये स्टेप लेना पड़ा। इसके साथ ही यहां पर इलीगल माइग्रेशन की बात करी गई है कि वेनेजुएला, ठीक है, डंकी रूट के थ्रू इलीगल माइग्रेंट्स को यूएसए में एंटर करवा रहा है। इलीगल माइग्रेशन यहां पर एक दूसरा कारण बताया गया है। इसके साथ ही यहां पर जब ये दो चीज चल रही थी, नार्को टेररिज्म और इलीगल माइग्रेशन, तब यहां पर अमेरिका ने चेतावनी दी वेनेजुएला को। अमेरिका का ऐसा कहना है कि हमने डिप्लोमेसी के थ्रू वेनेजुएला को वॉर्न करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये डिप्लोमेसी फेल कर गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, तीसरा कारण उन्होंने बताया कि इन्होंने जो सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है, और डिप्लोमेसी यूज करी है,
ठीक है, 2019 में वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने, और डिप्लोमेसी ये फेल हो चुकी है। ठीक है, ये फेल हो चुकी है, इस कारणवश इन लोगों को यूएसए को ये स्टेप लेना पड़ा। इसके साथ ही चौथा, यूएसए की हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है यूएसए की, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ऑफ यूएसए, यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसका हवाला देते हुए यूएसए का कहना है कि ये उनका जो स्टेप है ये कंप्लीटली एथिकल है और परफेक्ट ग्राउंड्स हैं टू टेक ओवर द वेनेजुएलन गवर्नमेंट, एंड दे सेड, यूएसए ने कहा है, नाउ वी विल रन द गवर्नमेंट, हम सरकार चलाएंगे वेनेजुएला की। ये तो थे यूएसए के कारण। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि यूएसए के क्या कारण रहे हैं। ये 4 कारण यूएसए ने बताए हैं, और ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये ऑपरेशन चलाया गया ऑन दीज 4 ग्राउंड्स, इन चारों ग्राउंड्स पर ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया यूएसए की तरफ से, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यहां पर। ठीक है, ये थे यूएसए के क्राइसिस, ये यूएसए के रीजंस थे। ठीक है, इस वजह से हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि जो रीजंस इसके अपार्ट हैं, ओके, हिडन रीजंस जो हैं, ठीक है, जो दुनिया मान रही है, बाकी कंट्रीज मान रहे हैं कि रीजंस, ये 4 रीजन सिर्फ यूएसए के बनाए हुए रीजंस हैं, इनका कोई बेसिस नहीं है, जबकि जो असली रीजन है, रियल रीजंस हैं, ठीक है, उनको बताया गया है। सबसे पहली चीज बताई है यहां पर कि वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला होल्ड्स, वेनेजुएला के पास है वर्ल्ड का, दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स होते हैं, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के पास। हाउएवर, बट इट लैक्स टेक्नोलॉजी। वेनेजुएला के पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये ऑयल रिजर्व्स को एफिशिएंटली यूज किया जा सके। ठीक है, तो ये यूएसए का रीजन रहा है कि वेनेजुएला, यूएसए को ये ऑयल रिजर्व्स को देखकर इन्होंने ये स्टेप लिया है। यूएसए के पास टेक्नोलॉजी भी है, तो इन ऑयल रिजर्व्स का यूएसए एक्सट्रैक्शन कर सकता है और अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। ठीक है, पहला रीजन ये रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 322 बिलियन बैरल्स, अराउंड 322 बिलियन बैरल्स, इतना ऑयल जो है वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना रिजर्व है उसके पास। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरा जो रीजन इन्होंने बताया है कि इसमें से जो 76% जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये तो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 76% एक्सपोर्ट होता है चाइना को। ठीक है, उसका 76% एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना को, एंड चाइना एंड यूएसए आर इन राइवलरी। ठीक है, दोनों में बनती नहीं है, दे आर नॉट फ्रेंड्स टू ईच अदर। तो चाइना का और यूएसए का 36 का आंकड़ा रहता है, इस वजह से ये स्टेप लिया गया है, क्योंकि 76% एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के होते हैं। अब जब यूएसए इन ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करेगा तो चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब ऑयल नहीं जाएगा चाइना के पास तो चाइना को रन करने के लिए, अपनी इकोनॉमी रन करने के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है। सो इट इज गोइंग टू हार्म चाइना एट अ वेरी हाई कॉस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्ट करने वाला है, इसलिए इस वजह से टू कंट्रोल द ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, यहां पर ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करने के लिए। ऑल्सो अलोंग विद दिस रीजन देयर इज ऑल्सो अ थर्ड रीजन, क्लोज टाइज ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के क्लोज टाइज हैं उन नेशंस के साथ जो नेशंस यूएसए के राइवलरी में है, जो यूएसए के साथ जिन नेशंस की नहीं बनती है उनके साथ। ठीक है, ये राइवलरी में रहते हैं, जैसे कि विद रशिया, रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, रशिया के साथ, ठीक है, चाइना, क्यूबा एंड ईरान। ये रशिया, चाइना, क्यूबा और ईरान, रशिया, चाइना, क्यूबा और ईरान के साथ वेनेजुएला के अच्छे टाइज हैं। इस वजह से
भी एक रीजन का कयास लगाया जा रहा है, इस वजह से यूएसए ने ये स्टेप लिया है। ठीक है, तो दीज आर दी ग्लोबल रीजंस जो कि लिए जिन माने जा रहे हैं कि इस एक्शन के पीछे ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो इन रीजंस को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दीज रीजंस और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर बात करी गई है यूएस के इंपीरियलिज्म को लेकर। तो जो आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ट्रेजेडी एंड फार्स, ठीक है, ट्रम्प्स वेनेजुएला स्ट्राइक्स कंसिस्ट द लेटेस्ट एक्ट ऑफ यूएस इंपीरियलिज्म। ठीक है, यहां पर यूएस की इंपीरियलिज्म को बात करी गई है। जिस तरह से किसी सोवरेन कंट्री में, सोवरेन देश में घुसना, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर और हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट कर लेना, ये लेटेस्ट एक एक्ट है यूएसए के द्वारा दर्शाया गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। दिस हैज नॉट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ओके, ये पहले भी ये घटना हो चुकी है। तो यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2003 में जब इराक पर इन्वेजन किया था अमेरिका ने, ठीक है, कहा गया था कि वहां के डिक्टेटरशिप को हटाना है और डेमोक्रेसी को लेकर आना है, तब भी इसी तरह का एक एक्शन लिया गया था। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं आई, बल्कि आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बन गई और यहां से पूरा जो वेस्ट एशिया है वो वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज हो गया। ठीक है, वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज हो गया। तो ये जो घटना हुई थी 2003 में हुई थी, 2003 में जब इराक पे इन्वेड किया था यूएसए ने। ठीक है, यहां पर डेमोक्रेसी का वादा किया था, लेकिन हुआ क्या, आईएसआईएस बन गया और वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज हो गया। वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज हो गया। ठीक है, इसके बाद 2026 में ये घटना को दोबारा अंजाम दिया गया है, जब वेनेजुएला में घुसकर ये ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका की हेजिमनी को मेंटेन करने के लिए, हेजिमनी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और इन्होंने इस स्टेप को, जो प्रेसिडेंट मदुरो को अरेस्ट किया है, ये दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 2 का वायलेशन है। ठीक है, आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, उसका वायलेशन है ये। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास करके ये उन्होंने, यूएसए ने एक डिसीजन लिया, यहां पर यूएसए खुद ही जज बन गया और खुद ही एग्जीक्यूशनर बन गया उस इंसिडेंट का। ठीक है, तो ये अनएथिकल हुआ है। यहां पर सीधा सीधा कारण बताया जा रहा है कि ये जो यूएस के बिजनेस है उसको बूस्ट करने के लिए, इन रिसोर्सेस को जो वेनेजुएला में प्रेजेंट हैं उनको हथियाने के लिए यूएसए ने ये पूरा जो काम है, जो घटना है, उसको अंजाम दिया है। ठीक है, एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी हेजेमनी को। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड को ना जाकर पहले इंडिया को देखें, तो इंडिया को लिमिटेड इंपैक्ट रहेगा। लिमिटेड इंपैक्ट क्यों रहेगा, यहां से समझ लेते हैं कि 2019 में जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे वेनेजुएला पर, 2019 में जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे, तब से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स वेनेजुएला के साथ बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, प्रेजेंट में लेटेस्ट नवंबर तक 2025 तक हमने सिर्फ 0.3% ही ट्रेड किया है ऑयल रिजर्व्स का, 0.3% इंपोर्ट किया है अपने पूरे ऑयल रिजर्व्स का वेनेजुएला के साथ। तो इंडिया पर ओवरऑल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ओवरऑल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ग्लोबली इट इज गोइंग टू कॉस्ट इंडिया टू। ठीक है, ज्यादा इंपैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा ये समझते हैं। मार्केट की फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करें, अगर यूएसए इन ऑयल रिजर्व्स को अपने अंडर ले लेता है, तो ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा यूएसए। ठीक है, ऑयल सप्लाई कंट्रोल बाय यूएसए। इफ दिस हैपेंस, ठीक है, अगर ये चीज हो जाती है, अगर पॉसिबल हो जाती है कि यूएसए जो रिजर्व्स है उन पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है, तो दो बातें होंगी। कौन सी दो बातें होंगी, या तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, यूएसए जो है, यूएसए टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, यूएसए टेक्नोलॉजी लेकर आएगा यहां पर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बढ़ेगा तो यहां से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइसेस विल रिड्यूस, प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी यहां से। ठीक है, और दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये है, अगर यूएसए ऐसा नहीं करता है तो अगेन क्या होगा, अगर नहीं हो पाता है, इफ नॉट,
अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो सप्लाई गिर जाएंगी, क्योंकि वेनेजुएला बहुत सारी कंट्रीज को ऑयल सप्लाई कर रहा था, ठीक है। अगर ये सप्लाई रुक गई, सप्लाई विल ड्रॉप डाउन, सप्लाई विल ड्रॉप डाउन, देन प्राइस ऑफ ऑयल विल इंक्रीज, ऑयल की प्राइस बढ़ जाएंगी और इनडायरेक्टली इंडिया को भी इंपैक्ट करेगा, ठीक है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारे देशों में जहां से इंडिया इंपोर्ट करता है, और प्राइसेस बढ़ेंगी, ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंडिया पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर ये बात करी गई है। इसके साथ ही एक चीज और देखें अगर इन आर्टिकल्स में, तो यहां पर बताया गया है कि जो वेनेजुएला है ये ओपीईसी का मेंबर है, ठीक है। ओपीईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब थोड़ा सा ओपेक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ओपीईसी के बारे में जान लेते हैं। ओपीईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। अब ये ओपेक क्या है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। ये इंटर का फाउंड हुआ था, ये दिस वाज फाउंडेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस, बगदाद कॉन्फ्रेंस, बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में ये फाउंड आउट हुआ था, 1960 में फाउंड आउट हुआ था। किस किसने मिलकर फाउंड किया था? फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके ईरान, इराक, ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है। इसी के साथ सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये ओपेक का हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ठीक है। 1 2 3 4 5 कंट्रीज ने मिलकर इसे फाउंड आउट किया था। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ये था ओपेक का फाउंडेशन कैसे हुआ। फाउंडेशन के साथ आज की डेट में अगर हम बात करें तो देयर आर 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स हैं इसके ओपेक के, देयर आर 12 मेंबर्स ऑफ ओपेक। जो ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ठीक है। इसके साथ ही लीबिया, ये लीबिया, नाइजीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, ओके, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, कॉन्गो, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, इक्वेटोरियल गिनिया, इसके साथ गेबन, ओके, गेबन। ये 12 नेशंस हैं, जो 12 मेंबर्स हैं आज की डेट में, ठीक है। ये 12 मेंबर्स हैं ओपेक कंट्रीज के, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के। 12 नेशंस हैं जो 5 फाउंडिंग फादर्स हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। इसके बाद ऐड हुए लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, यूएई, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुनिया और गेबन। ये 12 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें यहां पर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, इनका ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेट ऑयल पॉलिसीज, ऑयल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इसके साथ ही यहां पर ये सारी कंट्रीज मिलकर प्रोड्यूस करते हैं 30%, दे प्रोड्यूस 30% वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल। दुनिया का 30% क्रूड ऑयल ये प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे होल्ड 80% रिजर्व्स, 80% रिजर्व्स को अपने पास रखते हैं, ठीक है। 80% रिजर्व्स जो हैं
वो क्रूड ऑयल के इन्हीं नेशंस के पास हैं। ठीक है, ऑयल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना ताकि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहें, डिस्टेबलाइजेशन ना हो पूरे वर्ल्ड में। 30% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ये दुनिया का, साथ ही इनके पास 80% क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मेंटेन्ड हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहां पर 2016 में एक घटना होती है। 2016 में क्या हो जाता है, यूएस के पास शेल ऑयल, यूएसए जो क्या होता है यहां पर, शेल ऑयल की ग्रोथ हो जाती है, शेल ऑयल की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से, शेल ऑयल की ग्रोथ होने की वजह से ऑयल के प्राइसेस गिरने लगते हैं, सप्लाई गिरने लगती है। ठीक है, सप्लाई भी गिरने लगती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ ही यहां पर एक फॉर्मेशन होता है ओपेक प्लस का, ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है यहां पर। ठीक है, अब ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ये ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन 60% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, पूरा जो दुनिया का 60% ऑयल का प्रोडक्शन है वो ये ओपीईसी प्लस ऑर्गेनाइजेशन करती है। यहां पर जो हमने 12 नेशंस पढ़े, उन 12 नेशंस के साथ यहां पर अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनई, कजाकिस्तान के साथ मलेशिया प्लस मैक्सिको, ओमान, रशिया, सूडान और साउथ सूडान। ठीक है, ये नेशंस हैं। ऑल्दो यू नीड नॉट टू रिमेंबर दीज नेशंस बाय हार्ट, इन्हें बाय हार्ट याद नहीं करने हैं, बस आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए और एक सरसरी नजर से आपको नेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ओपेक प्लस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो दिस वाज इन दिस फर्स्ट 3 आर्टिकल्स, पहले 3 आर्टिकल्स का ये पूरा कंटेक्स्ट और पूरा जिस्ट हमने समझा, एनालाइज किया कि कंटेक्स्ट क्या हुआ, इंडिया ने कौन सा अपनी एथिकल इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखा, इंडिया पर क्या इसका फर्क पड़ा। ठीक है, हमने उसकी ज्योग्राफी को भी देखा, प्लस उसके साथ हमने यूएसए के इंपीरियलिज्म को भी समझा, और उसके यूएसए के इंपीरियलिज्म की वजह से किस तरह से टेररिज्म भी बना है उसको भी हमने एनालाइज किया। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल है, एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विद सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट है यहां पर अभी हाल ही में ड्राफ्ट लेबर लॉज आए हैं। ड्राफ्ट लेबर लॉज आए हैं, जिन ड्राफ्ट लेबर लॉज को लेकर काफी ज्यादा हंगामा क्रिएट हो रहा है, तो बहुत सारे जो गिग वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। ठीक है, 31 दिसंबर को ये स्ट्राइक होती है। ठीक है, यहां पर जो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश किए गए हैं उनमें कुछ कमियां बताई जा रही हैं, जिनसे जो गिग वर्कर्स हैं उनके वर्किंग कंडीशंस को लेकर काफी नुकसान उन्हें पहुंचेगा। इस चीज को लेकर यहां पर बात करी गई है, तो पूरा इस चीज को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये गिग वर्किंग क्या है और गिग वर्कर्स क्या होते हैं। ठीक है, गिग इकोनॉमी की बात करें तो ये इकोनॉमी का वो सेक्टर है जिसमें एक फॉर्मल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन ना होकर एक इनफॉर्मल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होती है। ठीक है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। ठीक है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोई अगर किसी चीज में काम कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करेगा, नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और मैंने वहां का एक परमानेंट मेंबर हूं, फॉर्मल मेंबर हूं मैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मुझे पीएफ भी मिलेगा, मुझे वहां के हाउसिंग अलाउंसेस मिलेंगे, मुझे इंश्योरेंस मिलेगा, मुझे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी, मेरे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, फिक्स्ड वेजेस होंगी, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और फिक्स्ड वेजेस में ना जाकर फ्लेक्सिबिलिटी को ऑप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को ऑप्ट करते हैं, और यहां से लोग सुनते हैं कि जब हमारा मन करेगा तब हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दो तरह की गिग वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड गिग वर्कर्स, ठीक है, और एक होते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड में जैसे कि आपने फ्रीलांसर्स को देखा होगा, ठीक है, फ्रीलांसर्स, फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट डेवलप करता हूं, मुझे वेबसाइट डेवलप करना आता है, तो मैं फ्रीलांसिंग पे करूंगा। मुझे सपोज अभी पैसों की नीड है, मैंने किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे अपना एक प्रोजेक्ट दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 15 दिन में या 10 दिन में कंप्लीट करके देना है, एंड दे विल पे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर मी। वो जो मॉडल मैंने डेवलप किया है उनके लिए, उसका वो 15 डेज का मुझे अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है। मेरे लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है, 15 डेज मैंने अर्न किया, मैं 15 डेज जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, अपना दूसरा काम देखूंगा। 15 डेज मैंने यहाँ वर्क किया, 15 डेज कुछ और काम किया, तो ये फ्रीलांसिंग। जब मेरे पास स्किल है, मुझे कोडिंग आती है या मुझे कोई ऐसा ग्राफिक्स आती है, ठीक है, एनिमेशन आता है, वहां पर जब स्किल्ड चीजें करी जाती हैं और यहां पर पे स्केल भी ठीक ठाक होता है। लेकिन दिक्कत आ जाती है अनस्किल्ड के केस में, अनस्किल्ड के केस में जिसमें आते हैं आपके जब स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, यहां पर आता है ओला, उबर, जोमैटो, ब्लिंकिट, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ठीक है, या राइडर्स होते हैं, ठीक है, यहां पर उनको लेकर काफी सारे कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। 10 मिनट डिलीवरी एप्स जो होते हैं कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी करना है, रश ड्राइविंग करते हैं, दे कैन मीट विद एक्सीडेंट्स, ठीक है, क्योंकि अनस्किल्ड जॉब है, दे आर पेड लेस, इन्हें कम वेजेस जो है वो बहुत कम दी जाती हैं, दे आर बेस्ड ऑन, इन्हें पेमेंट मिलती है फॉर 1 गिग। जब इन्हें एक गिग मिलेगी, मतलब एक ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी का, तभी उसे पर डिलीवरी इन्हें पे किया जाता है, इनके कोई फिक्स्ड वेजेस नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। एक मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आउट ऑफ देयर कैपेसिटी, अपनी हेल्थ को डेंजर में डालकर, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा गिग मिल सके, ठीक है। यहाँ पर जो वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। इट मे हैपन कि किसी दिन ये लोग बिल्कुल भी ना कमाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्किल्ड के केसेस में ऐसा बहुत कम होते हैं। स्किल्ड में ऑब्वियसली जो पैसा होता है वो ज़्यादा होता है, और अनस्किल्ड में जो पैसा होता है वो कम होता है, ठीक है। ये गिग इकोनॉमी होती है, ठीक है। अब जो न्यू ड्राफ्ट लेबर लॉज आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, ड्राफ्ट लेबर लॉज, इसमें जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए सिर्फ एक बात करी गई है कि वी विल मेंटेन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा ओनली। सिर्फ एक ही पॉइंट गिग वर्कर्स को लेकर आया है इस पूरे ड्राफ्ट बिल में, ठीक है, ड्राफ्ट रूल्स में, सोशल सिक्योरिटी ओनली। इनकी सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, सोशल इंक्लूजन पर ध्यान दिया जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी पूरे लेबर लॉज जो हैं, लेबर रूल्स जो हैं, ठीक है, मौन रहते हैं इनकी बाकी कंडीशंस पर। दे डज नॉट टॉक अबाउट नो मिनिमम वेजेस, इनके मिनिमम वेजेस को लेकर, नो टॉक ऑफ देयर वर्किंग कंडीशंस, जिस कंडीशंस में ये लोग काम कर रहे हैं, हार्मफुल कंडीशंस को झेलते हैं, नो फेयर वर्किंग आवर्स, कोई फेयर वर्किंग आवर्स नहीं है, नो बेटर कंडीशंस, ठीक है, इनकी कोई बेटर कंडीशंस के लिए बात नहीं कही गई है। तो यहां से इन्हें दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज रेगुलर एम्प्लॉइज, नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय। तो यहां पर एम्प्लॉयर को तो फायदा है कि उन्हें इंश्योरेंस नहीं देना पड़ रहा, उन्हें बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, पीएफ के बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे नहीं देने पड़ रहे। लेकिन इससे पूरा जो गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं उन पर काफी गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उनके हेल्थ को लेकर। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है। तो हमें एंड दे आर वर्किंग, ठीक है, बहुत घंटों घंटों काम करके वो कमाते हैं। एटलीस्ट मिनिमम वेजेस पर बात होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस पे बात होनी चाहिए, ठीक है, वर्किंग आवर्स को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करी गई इन रूल्स में, ड्राफ्ट रूल्स में कोई भी ऐसी बात नहीं करी गई है, ठीक है। अब जो कंसर्न्स
शो करे गए हैं गिग वर्कर्स के द्वारा, गिग वर्कर के द्वारा कुछ कंसर्न्स शो करे गए हैं कि इन चीजों पर तो एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है एल्गोरिथमिक रेट कट्स। एल्गोरिथमिक रेट कट्स क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, एप्स पर चलते हैं ये अनस्किल्ड जो गिग वर्कर्स होते हैं, एप्स के थ्रू होते हैं। सपोज आपने जोमेटो ऐप यूज किया, लेट्स नॉट नेम एनी ऐप, XYZ ऐप है, ठीक है, XYZ ऐप है, उस पर्टिकुलर ऐप पर दो लोग काम कर रहे हैं, एक मिस्टर ए हैं, एक मिस्टर बी हैं, ठीक है, दो लोग काम कर रहे हैं। ए को 5 स्टार रेटिंग मिल गई, बी को कोई स्टार नहीं मिला, नो रेटिंग। अल्टीमेटली रेट कट हो जाएंगे, बी को कम बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रमोशन नहीं होगा, बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं होंगे, फायर होने का खतरा हो सकता है। बहुत सारे कंसर्न्स यहां पर शो किए गए हैं। यहां पर बात करी गई है ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर। वही सेम चीज ओपेक इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, किस तरह से इनको बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, वो कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। वो कैसे चलता है बैक एंड पर, वो कंपनी के मैनेजर्स और कंपनी के जो कोडर्स वगैरह हैं, मैनेजर्स हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो लोग रखते हैं उनके हाथ में है, एंड दे कैन टर्न इट इन देयर ओन बेनिफिट। वो अपने प्रॉफिट के तरफ इस चीज को मोड़ सकते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी फंड एस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। सोशल सिक्योरिटी फंड एस्टेब्लिश करने की बात करी है। ये फंड कंपनी के अंडर आएगा, कंपनीज देखेंगी, एंड देन कंपनीज विल डिस्ट्रीब्यूट। अगेन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, टू हुम दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, किसको बांट रहे हैं, नो आइडिया, ठीक है। इसके बाद अनफेयर काउंटिंग ऑफ वर्क आवर्स, वर्क आवर्स की अनफेयर काउंटिंग हो रही है, ठीक है। अगर सपोज एक पर्टिकुलर व्यक्ति XYZ कंपनी पे भी काम कर रहा है, ABC कंपनी पे भी काम कर रहा है ऑन द सेम डे, तो ये सेम डे 2 वर्किंग डेज काउंट किए जाएंगे, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस ऑफ देयर हार्डवर्क। उनके हार्डवर्क को बहुत ही कम पैसों में यहाँ पर डील करा जा रहा है, ये उनके कंसर्न्स यहाँ पर शो किए गए हैं, ठीक है। ये पूरा था न्यू ड्राफ्ट कोड्स क्या है, गिग इकोनॉमी क्या है, और क्या इससे रिलेटेड चीजें आज के आर्टिकल में रही हैं, ठीक है। इसके बाद एक पिक्चर आई है यहां पर, ठीक है, वुंडेड टाइगर नाम से पिक्चर है। बस इसमें आपको याद रखना है, यहां पर ये थोरियला रिजर्व फॉरेस्ट की बात करी गई है, प्लेसेस इन न्यूज एनवायरमेंट में, ठीक है। थोराई हला रिजर्व फॉरेस्ट, ये पिक्चर ली गई है थोराई अला रिजर्व फॉरेस्ट की। ये रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है, तो ये है आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में है, बस इतना आपको याद रखना है। थोरियाला रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। कभी कभी ये पेयरिंग वाले क्वेश्चन, जो पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन पेयर वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद माओइस्ट एक्शन, ठीक है। माओइस्ट एक्शंस को लेकर यहां पर बात करी गई है, ठीक है। सिक्योरिटी कैंप्स द गेम चेंजर इन माओइस्ट फाइट। माओइस्ट फाइट जो चल रही है, माओवाद को, माओइज्म को, जो माओइस्ट इलाकों में जो कंट्रोल बनाई जा रही है, गवर्नेंस डेफिसिट है, उसे फुलफिल किया जा रहा है, उसमें जो सिक्योरिटी कैंप्स हैं वो उन कैंप्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है, सबसे पहली चीज आपको देखना है कि डिप देखा गया है माओइस्ट रिलेटेड वायलेंस में। जो वायलेंस होता था माओइस्ट रिलेटेड, माओवादी क्षेत्रों से जो वायलेंस होता था, उसमें काफी ज्यादा डिप देखा गया है। अब ये जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है इंटरनल सिक्योरिटी का, ये अब रह गया है छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में ही इस कुछ पॉकेट्स में ये पाया जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। 90% तक वायलेंस रिड्यूस हुआ है 2010 से लेकर 2025 तक, ठीक है। ये चीज यहां पर देखी गई है, ये गेम चेंजर हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है कि जो बस्तर रीजन है, ठीक है,
बस्तर रीजन, छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन है, यहां पर ये हब बन चुका था, ठीक है, ये हब बन चुका था सिंस 1980s। 1980 से ये हब बना हुआ था, यहां का दंडकारण्य रेंज। यहां का दंडकारण्य रेंज जो है हब बन चुका था, ठीक है, दंडकारण्य रेंज हब बन चुका था। क्यों? ये दंडकारण्य जो इलाका है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि ये क्या इसमें खासियत थी। यहां पर सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल रिमोटनेस है इस एरिया में, ठीक है, जियोग्राफिकल रिमोटनेस, ठीक है। इलाके जो हैं वो थिकली फॉरेस्टेड इलाके हैं, बहुत ज्यादा जंगल वाले इलाके हैं, तो जोग्राफिकली यहां पर जो पुलिस अथॉरिटी है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो यहां पर नहीं पहुंच पाते, ठीक है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है यहां पर, ठीक है। जियोग्राफिकल रिमोटनेस, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, जियोग्राफिकल रिमोटनेस। रग्ड टेरेन, काफी डिफिकल्ट टेरेन है, उबड़ खाबड़ इलाका है, माउंटेनियस रेंजेस हैं, जंगल है, नॉर्मली लोग नहीं पहुंच सकते, तो छुपने की बहुत बेस्ट प्लेस है ये, ठीक है, दंडकारण्य रेंज। इसके साथ ही यहां पर मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल इनहेबिटेंट्स रहते हैं, मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल इनहेबिटेंट्स, आदिवासी लोग रहते हैं, मार्जिनलाइज आदिवासी लोग रहते हैं जहां पे ऑलरेडी गवर्नेंस नहीं है, ठीक है, ऐसे इलाके में सरकार का पहुंचना, सिक्योरिटी फोर्सेस का पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, ठीक है, और इन ट्राइबल लोगों से भी ये लोग मदद ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक और रीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड द रीजन इज ऑफिशियल पॉलिसी, ठीक है, ऑफिशियल पॉलिसी जो रही है हमारी, ठीक है, ऑफ मेंटेनिंग ट्राइबल बेल्ट्स, जो ट्राइबल इलाके हैं उनको एज एक्सक्लूसिव एरियाज, हमने जो ट्राइबल एरियाज हैं, 5th और 6th शेड्यूल एरियाज जो हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, उन्हें एक्सक्लूसिव एरियाज घोषित कर दिया गया है कि इनका जो रख रखाव है वो विशेष तरीके से होगा। इसके कारण हो क्या रहा है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लेक्ट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लेक्ट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के नेग्लेक्ट होने की वजह से गवर्नेंस डेफिसिट है यहां पर, ठीक है, गवर्नेंस डेफिसिट, गवर्नेंस डेफिसिट हो रहा है बस्तर रीजन में। तो इस तरह से ये चीज, ये कारण रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, जिन कारणों की वजह से दंडकारण्य रेंज जो है एक माओइस्ट इलाका बना 1980s से, ठीक है। आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आइदर टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और नोट इट डाउन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके साथ गवर्नमेंटल फैक्टर्स भी कुछ रहे हैं यहां पर, ठीक है, गवर्नमेंटल फैक्टर्स, गवर्नमेंटल फैक्टर्स जिनकी वजह से इस इंसर्जेंसी को और ज्यादा बढ़ावा मिला है, ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स रहे हैं, जो जिन फैक्टर्स की वजह से माओइस्ट लोगों ने इस इलाके को अपनाया वो तो ठीक था, अब गवर्नमेंट की तरफ से कहां से लूप होल्स रह गए, तो गवर्नमेंट की एक्सट्रैक्ट इकोनॉमी, एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि ये इलाके जो हैं ये मिनरल रिच इलाके हैं, प्राइवेट कंपनीज को दे दो, माइनर्स को दे दो, ठीक है, काफी ज्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, तो एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का ध्यान रहा। यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके वेलफेयर को, उनके गवर्नेंस को, उनके डेवलपमेंट को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया सिर्फ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। इसके बाद इसके चलते ड्यू टू दिस एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी हुई, इसकी वजह से यहां पर ट्राइबल्स का स्ट्रगल शुरू हुआ, ठीक है, ट्राइबल का स्ट्रगल शुरू हुआ फॉर जल, जंगल, जमीन। ट्राइबल्स ने जल, जंगल, जमीन को लेकर स्ट्रगल शुरू कर दिया। अब जब ये स्ट्रगल शुरू किया तो ऑलरेडी फिर यहां पर क्या हुआ, यहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आने जाने पर रोक लग गई, बिकॉज ट्राइबल्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम, ठीक है, तो ये रीजंस रहे थे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, सिक्योरिटी कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है, सिक्योरिटी कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो इस पूरे आर्टिकल का मेन पॉइंट है, सिक्योरिटी कैंप्स
एस्टेब्लिश किए गए हैं और इनसे क्या फायदा मिला है इन माओइस्ट इलाकों में। ये जो माओइस्ट डोमिनेंट रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी पढ़ा दंडकारण्य रीजन, ठीक है, जहां पर ज्यादातर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, वहां पर इससे क्या हुआ है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहां पर इंक्रीज्ड पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो रहा है, पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो, पुलिस का एंट्रेंस बढ़ा है, यहां पर सिक्योरिटी एनहेंस हुई है, दिस हैज लेड टू एनहेंस्ड सिक्योरिटी, ठीक है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां तक जा पाई हैं, लोगों के मन में अपनी एक अच्छी छवि पुलिस प्रोफेशनल्स ने बनाई है, ठीक है। अब यहां पर डिक्रीज इन रेस्पॉन्स टाइम, by forces against माओइस्ट। अगर अब यहां माओइस्ट कोई भी दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं तो जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो गया है। पहले क्या होता था, कोई सिक्योरिटी कैंप्स नहीं होते थे, कोई पुलिसिंग नहीं होती थी, लिमिटेड पुलिसिंग होती थी, जिसकी वजह से अगर कोई माओइस्ट हमला होता था तो रिस्पॉन्स करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटी कैंप्स एस्टैब्लिश्ड हैं, पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो बढ़ चुका है, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो यहां पर रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। अगर कोई माओइस्ट विद्रोह होता है तो यहां पर तुरंत फोर्सेज जो है वो अपना एक्शन ले पाएंगी, ठीक है, तुरंत एक्शन ले पा रही हैं, ठीक है। यहां पर इन्होंने पीपल का कॉन्फिडेंस जीता है, पीपल्स कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस, जो ट्राइबल इनहेबिटेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जीता है, एंड दिस इज अ सेटबैक टू माओइस्ट। जो माओइस्ट हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा दुख का कारण रहा है, सेटबैक हुआ है कि अब लोगों के मन से उनकी छवि के माओइस्ट हमारे हीरो हैं वो छवि हट रही है और उनका भरोसा पुलिस प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ, कलेक्टर्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस, अब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी अब लोग खबर दे रहे हैं। पहले लोग छुपा लेते थे माओइस्ट को, माओइस्ट लोगों को पहले छुपा लेते थे, कोई खबर नहीं देते थे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ गई है, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ गई है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, यहां पर इन सिक्योरिटी कैंप्स की वजह से डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स बनी है, ठीक है, रोड्स बनी है, मोबाइल टावर्स बने हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आई है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, ओवरऑल इंक्रीज इन लाइफस्टाइल, लोकल लाइफस्टाइल में। अब आप खुद सोचिए, जहां के बच्चे हैं, ठीक है, अभी तक वहां पर गवर्नेंस डेफिसिट होता था, गवर्नेंस डेफिसिट की वजह से बच्चों तक इंटरनेट नहीं पहुंचता था, एजुकेशन नहीं पहुंचती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। अब वहां पर जब डेवलपमेंट, विकास किसी को दिखता है कि रोड बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मोबाइल फोन आ रहा है, एजुकेशन आ रही है, जो चीजें हैं, बहुत सारे फूड वेराइटीज हैं वो वहां तक पहुंच रही हैं, क्लोथिंग वेराइटीज पहुंच रही हैं, तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो लोकल लाइफस्टाइल जो है वो इंप्रूव हो रही है, लोकल लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। तो ये सिक्योरिटी कैंप्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके साथ ही यहां पर एक और फैक्टर है, ठीक है, एक और फैक्टर है कि यहां पर माओइस्ट की फंडिंग डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन माओइस्ट फंडिंग। अब जो माओइस्ट लोगों की फंडिंग होती थी, उनके जो आर्म्स एम्यूनिशंस होते थे, एम्यूनिशन एक्विजिशन, अब वो हथियार नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी फंडिंग पे रोक लग चुकी है, ठीक है, फंडिंग बहुत कम हो गई है, हथियार नहीं ले पा रहे हैं, तो माओइज्म की कमर तोड़ दी गई है, ठीक है, इनसिक्योरिटी कैंप्स ने। और इनसिक्योरिटी कैंप्स का ये पूरा ओवरऑल इंपॉर्टेंस यहां पर इस आर्टिकल के तहत बताया है। प्लीज 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 मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूछा जा चुका है, ठीक है, पूछा जा चुका है इंटरनल सिक्योरिटी में, स्पेशली टॉपिक मेंशन्ड है यूपीएससी के सिलेबस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, न्यूज में आ गया है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं फिर तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले कुछ सालों में देने वाले हैं। आज से अगर आप 4 साल की बाद की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2030 आल्सो, टॉपिक्स दीज बेसिक स्टैटिक पॉइंट्स विल नॉट चेंज, ये चीजें चेंज नहीं होंगी। अगर आप इन्हें आज ही देख लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं तो आगे आने वाले 4 साल 5 साल बाद एग्जाम दूंगा, मुझे अभी ये चीज देखने की क्या जरूरत है, यू आर रॉन्ग,
यू आर रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीजें चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तब आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप ये अभी देख लेंगे, अभी समझ लेंगे चीजों को, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। यू विल एनहेंस योर आंसर राइटिंग स्किल्स, अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को एनहेंस कर पाएंगे और अच्छे से चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इसके साथ ही वे फॉरवर्ड, इस आर्टिकल में बताया है कि वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो यहां कहा गया है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पेसा के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होने चाहिए एंड देयर शुड बी इंक्रीज इन गवर्नेंस, जो गवर्नेंस डेफिसिट है उसे फुलफिल किया जाए। ये वे फॉरवर्ड यहां पर दिया गया है इस आर्टिकल में, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया हो। आगे चलते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, आपको इसमें एक ही चीज याद रखनी है, किस तरह से नेचुरल डिजास्टर को और जीडीपी को लिंक किया गया है, ठीक है। कैसे लिंक किया गया है, यहां पर कहा गया है इंडिया 0.4% अपनी जीडीपी हर साल एवरी ईयर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लूज करता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ओवर जीडीपी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है जीडीपी की वजह से, तो आप यहां पर देखेंगे। इनमें बस ग्राफ्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये पहला जो ग्राफ है आप इस पर नजर डालेंगे, यहां पर फोकस ओवर हियर, यहां पर देखेंगे। ये बताया गया है एशिया में, जो एशिया का पूरा भाग है, वहां पर जो किन किन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से किस किस दशक में ज्यादा दिक्कतें हुई। जब 1970s था, 1970 का जमाना था, दशक था, ठीक है, तब यहां पर स्टॉर्म की वजह से, जो तेज तूफान, हवाई तूफान आते थे, उनकी वजह से यहां पर जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ता था। 1980 में सूखे की वजह से, 1990 और 2000 के बीच में अर्थक्वेक का काफी ज्यादा इफेक्ट रहा। 2015-16 के आसपास फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, और 2020 के आसपास वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जीडीपी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा आपके पास रहेगा, आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है बताया है कि टोटल अगर हम देखें किस किस डिजास्टर से ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो यहां पर अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा ये येलो पोर्शन हाईलाइटेड है, फ्लड। इंडिया पर फ्लड का मैक्सिमम इंपैक्ट रहा है। आप हर साल देखते होंगे बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, फ्लड आती है, फ्लड की वजह से जीडीपी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इंडिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है फ्लड की वजह से और स्टॉर्म की वजह से, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर रीजन है। इस तरह की चीजें यहां बताई हैं। यहां पर जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है, खतरे का जो इंडेक्स है, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे है। इंडिया इज एट सेकंड नंबर, भारत दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर फिलीपींस है यहां पर, ठीक है। तो यही आपको जानना है इसमें, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं, और डेवलपमेंट होगा तब हम न्यूज में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड इन टुडेज क्लास। होप आप सभी को समझ में आया हो। प्लीज 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 ये जो क्लासेस हैं ये बहुत इंटीग्रेटेडली डेवलप की जा रही हैं, आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को लिंक करके कौन सा आर्टिकल किस सिलेबस के किस पोर्शन से रिलेट करता है, आपके लिए एनालिसिस को बहुत ईजी बनाया जा रहा है, ठीक है। डू नॉट स्किप दीज क्लासेस। इंपॉर्टेंटली आप इन्हें जरूर 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 देखिए, ठीक है। अगर आपको अपना एनालिसिस, अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, बट डू नॉट मिस द क्लासेस, ओके। इफ यू लाइक्ड इट then please share with it to your friends, those who are preparing and those who have like-minded and want to know these things, okay. Thank you so much everyone. Jai Hind, Jai Bharat.